बैठे मोहसिन साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मोहसिन साहब ये बताइए, आपकी भी बहस होती है किसी से? मैं अवॉइड करता हूँ वैसे बहस को हत्तुल इम्कान, ताकि जो मेरा पीस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। वो मुझे बहुत अजीज़ है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से एक तो बनाया गया है और फिर उसको बरकरार रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मगर मोहसिन, बड़ा मुश्किल नहीं है आजकल की ज़िंदगी में? आप कैसे इतना अवॉइड कर सकते हैं किसी के साथ? कहीं ना कहीं तो पाला पड़ ही जाता है। देखिए, जैसे सेट्स पे अगर नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है, मैं शुरू में बहुत कुड़ता था अपने पंक्चुअल होने पे, मैं वक्त पे पहुंच गया हूं, टीम नहीं मौजूद वहां पर, फिर धीरे 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 मुझे समझ आना शुरू हुआ कि वो उनका एक तरीका वारदात है और मेरा एक काम करने का अपना अंदाज है। तो सेट्स पे आप इस तरह से अवॉइड करते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा, और फिर घर में आप रिश्तों को और उनके रवैयों को और अपने इर्द गिर्द दोस्त अहबाब जो हैं उनको ये सोच कर एक्सेप्ट करना शुरू कर दें अगर कि हम दो अलग लोग हैं और हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए और किसी मिडिल पॉइंट पर आकर हमें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में बहुत सी बहसें जो हैं वो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। मोहसिन, ये तो आप वो बातें बता रहे हैं जो कि अब नए दौर के अंदर जाके हमने सीखी और पढ़ी हैं इनके बारे में। ऑफ कोर्स हमारी जो क्लोज नेट सर्कल होता है या हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो आमतौर पे इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर कम से कम एप्लीकेशन नहीं कर रही होती कि जो आपका राय है और वो मेरा राय है, वो सबका एक ही ऐश्वर्या राय होता है। तो आप उसी के ऊपर आते हैं कि भाई ठीक है, हम तो इंज करेगा। तो इसके ऊपर आप कैसे अपना पीस बचाएंगे, मुझे बताइए। मैं ऐसे किसी भी ड्रामा से भाग जाता हूँ, मैं उनको दुरुस्त साबित करके कि जी आप ठीक फरमा रहे हैं और तोड़ा कहाँ चिट्टा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होएगा। नहीं, मगर अगर आप घर में हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या बाथरूम बंद कर लेंगे? मुबाहिसे को तवील करने की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि उसका हल निकाला जाए। अच्छा। और मैं किसी को भी, अगर कोई भी मुझसे इस तरह बहस करने की कोशिश करते तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैं घुमा फिरा के हल की तरफ लाया जाए उन्हें। और घर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं बारहा उनको कहता हूँ कि हम इसका हल निकालते हैं। अच्छा, देसी घरों में एक मसला ये भी होता है कि जब आप कोई बहस शुरू करते हैं तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक मुद्दे पे नहीं रहती। हाँ। फिर असी शुरू तो आने हैं, पिछले रजिस्टर भी खुलते हैं। फिर हम पुराने गड़े मुर्दे वो याद है ना जो तुमने वो कहा था? यस। मुझे लगता है कि यही बेहतरीन हल होता है कि आप उसके ना सोल्यूशन की तरफ चले, नहीं तो फिर वो तवील होती जाती है। अब इस सेट पे मौजूद हो, अयूब खावर साहब का जिक्र ना हो, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। तो वो इतना उलझना नहीं चाहिए कि उसमें गिरहें लग जाए, उससे पहले उसे सुलझा लेना चाहिए। सर पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड, परफेक्टली फाइन। तमाम बाल आपके वहीं मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मेरा तो हेयर ड्रेसर भी कहता है कि आप उन चंद अदाकारों में से हैं जो हमारे पास आते हैं बाल कटवाने के लिए, वरना लगवाने आते हैं। मैंने सिर्फ कोट किया है। अगर ये माशाल्लाह, कोई इसके लिए कुछ करते हैं आप? ये जब से मैं आपको जानता हूँ ऐसे ही है माशाल्लाह। और आप मुझे आज से नहीं जानते। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कैसे ऐसे हैं। ये पता नहीं कैसे बचे हुए। खास हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं आप या क्या नहीं कराते फॉर दैट मैटर? वो एक बड़ी आजकल मीम्स भी चल रही है ना कि अगर तो तेल लगाने से बाल बच रहे होते तो ये जितने भी मिलियनेयर्स हैं ये सारे, इनके बाल नहीं जा रहे होते हैं ना। सिर्फ तेल लगाने से तो नहीं होता। ठीक है। सो मुझे लगता है जेनेटिक्स भी है कहीं, मेरी फैमिली में वो उस तरह से बहुत जल्दी नहीं है गंजपन, तो वो उस वजह से भी बचा हुआ हूँ। लेकिन अब हत्तुल इम्कान कोशिश भी करता हूँ कि जो इनके साथ में ज्यादती होती है, हमारे स्प्रेज लगते हैं, प्रोडक्ट्स लगती हैं, हीट लगती है, और फिर मैं तो इनको डाई भी, कभी मैंने ब्लू करवा लिए, कभी कुछ कर लिया। फिर एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता हूँ मैं अपने बालों के साथ, लेकिन अभी तक ये वफादार है मेरे साथ। मगर क्या आप इम्तिहान ले रहे हैं अपने बालों का, ये जो आप करते हैं बालों कब तक जाएंगे? हाँ, किस हद तक वो बेचारे बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे? या अभी दानिश जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी ये कह रहे थे कि जो हम शो किया करते थे उसमें मैंने जिस तरह इनके साथ खेला है, बिल्कुल, और जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं फ्रॉम माय वीजिंग डेज। वासे भाई, जब हम एक चैनल के लिए, मैं वीजे से जब मेरा बिल्कुल पहली टीवी अपीयरेंस थी, उसमें भी बहुत वाहियात किस्म के हेयर स्टाइल रखे हुए मैंने, जो मैं आप देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये क्या किया है। अभी देख के कभी आपको लगा है कि ये वाहियात थे? मुझे लगता है कि वो इतने बोल्ड थे, लेकिन वो हमारे एक डिजाइनर थे जाजिब कमर, वो कहा करते थे कि ओनली यू कैन कैरी दिस। सो किसी को तो ये सब भी करना था ना, सबको टेक्सीडो पहन के, ब्लैक सूट पहन के, पक्के मुंह बना के तो नहीं बैठना, किसी को तो फैशन को या जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली उनको भी तो इंट्रोड्यूस करवाना था। सो या तो आपने बेड़ा वो खुद उठाया? या यस प्लीज। जबरदस्त। मुझे बताइए, सिंगिंग हो रही है अब या नहीं हो रही है? सिंगिंग होती है, सिंगिंग गाहे गाहे होती है, जिसका गिला मुझसे, जो मेरे सिंगिंग के बिलखुसूस लोग मद्दाह हैं वो गिला करते हैं, क्योंकि आपको पता है ड्रामा जो है वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है। वो सिर्फ दिनों पर मुहित नहीं होता, घंटों पर, वो महीनों पर मुहित होता है, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। तो जब वो खत्म होता है तो उसके बाद कहीं मैं जो ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक में कोई हम एक आध गाना करते हैं। सो यस, अभी वो ब्रेक चल रहा है। अभी हम टीवी का एक ड्रामा खत्म हुआ, एक जियो टीवी का खत्म हुआ, अब मैं वापस घर फैमिली के पास आया। अब इस ब्रेक में म्यूजिक होगा और म्यूजिक वीडियो होगा। जबरदस्त।
जी, तो आवाम को भी मौका देते हैं जी, please, आपसे please, please, सवाल जवाब करने Yes, का। please. जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीहा मुकीद है। यू आर वेरी लीडिंग एक्टर एंड लीडिंग सिंगर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री। यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन योर लाइफ। सो आपको कभी किसी प्रोजेक्ट को करने के बाद कोई रिग्रेट फील हुआ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था? तकरीबन आपने बिल्डअप लिया था कि आप कौन सा सबसे फेवरेट है। हाँ, आखिर में आपने एकदम रिग्रेट डाल दिया। रिग्रेट से पहले मैं कहने लगा था कि अच्छा मेरा नाम ना लेना। तो आप ले लो जिसका भी लेना है। रिग्रेट वाले बताओ भाई। रिग्रेट तो किसी प्रोजेक्ट का नहीं होता। हम हर प्रोजेक्ट को ये ऑलमोस्ट सोच के कर रहे होते हैं कि अगर ये अच्छा न भी जाए तो आपने इतनी एफर्ट उसमें जरूर डाली हो कि लोग ये देखकर कहें कि हाँ यार प्रोजेक्ट बुरा था, इसका काम फिर भी बेहतर था। हाँ तो नहीं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखो। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस जो बुरा रहा था, बुरा एज इन लाइक हमने एक फिल्म की थी, हमने से मुराद है कि उसमें मुहिब मिर्जा साहब थे, उमर शहजाद, उशना, मैं, अहमद अब्दुर्रहमान, उज़मा खान। वो एक फिल्म थी जो हमने बहुत शौक से शुरू की थी, मगर उसके वो नताइज नहीं मिले और बस इस वजह से। ठीक है जी मैडम, आपको मिल गया आपका जवाब। जी, तो वो ऐसी फिल्म थी कि चलते प्रीमियर में से डायरेक्टर साहब चले गए थे उठ के। क्यों? वो नहीं देख सके। वेलकम बैक टू गपशप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है। एक्टर होने की वजह से क्या आपका म्यूजिक कैरियर मुतासर हुआ है? मैं आपको बता देता हूँ, मैंने असल में तो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से म्यूजिक ही पढ़ा है। म्यूजिक और सुर को लेकर मेरी जो राय है वो ये है कि आर्ट फॉर्म्स में जो सबसे पाकीज़ा बात है वो है सुर, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मुझसे छूट जाता है, लेकिन वो मुझे हर जगह काम ज़रूर आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो अदाकारी में हमारे काम नहीं आता, म्यूज़िक आपको वहाँ पे भी काम आ रहा होता है। सुर, आवाज़ का क्योंकि बहुत ताल्लुक होता है हमारे काम में। एज एन एक्टर मेरा ये मानना रहा है कि 80% जो है आप अदाकारी अपनी आवाज़ से कर सकते हैं और उसके बाद आपकी आंखें और आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। यानी आप एक सपाट चेहरे के साथ आवाज़ से खेलते हुए, उसके उतार चढ़ाव से, डायलॉग डिलीवरी से किसी भी सीन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। सो वो मुझे वहाँ ज़रूर काम आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं खुद भी मिस करता हूँ कि फिर से कभी कोई बेपरवाह ढोला, कोई उड्डी जा या कोई ऐसा कलाम फिर से आमद हो और वो लिखा और गुनगुनाया जाए। लेकिन उस दौड़ में जो फ़िक्र मुआश है वो गालिब आ जाती है, तो फिर इसलिए अदाकारी जो है वो फौकियत ले जाती है। मगर फिक्रे मौश तो उस वक्त भी थी जब आपने उड्डी जा लिखा था। जी बिल्कुल, लेकिन उस वक्त मैं ड्रामाज उस तवातुर से नहीं कर रहा था। अगर आपको याद हो, हम वो शो किया करते थे और साथ में फिल्म्स करता था जो बीच में कहीं ब्रेक आती थी। तो उसमें मेरे पास कहीं ना कहीं फिर भी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब जाफर का मैसेज आया था मुझे फॉर उड्डी जा कि हम उसको कोक स्टूडियो में करने लगे हैं, तो हमें एक और अंतरा चाहिए होगा। तो उड्डी जा क्योंकि एक अंतरा एक अस्थाई थी, तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा तवील चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली मेरा जुमला ये था, मैंने कहा आपको पता है मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ और मैं उसमें किस तरह की आजकल लिखाई हो रही है, पॉलिटिकल सटायर होता है, ह्यूमर होता है, और हम बिल्कुल एक, तो मेरी आमद इस तरफ रवा है। और मैं सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने फिर दुआ शुआ की कि प्लीज़ अता कर दीजिए। ज़ाहिर है वहीं से लिखा जाता और होता है, सो हम तो क्या ही करते हैं। तो बस वो फिर हुआ और उसको, लेकिन अब चूंकि वक्त की इतनी किल्लत है, मसरूफ़ रहना इटसेल्फ एक ब्लेसिंग ही है फॉर अ पर्सन लाइक मी एटलीस्ट, कि मुझे इतना शौक है काम करने का कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अगर बहुत सारा काम नहीं करूंगा तो मैं ज़ाया हो जाऊंगा। अच्छा। तो मुझे अपने ज़ाया होने या उस टैलेंट को जो मुझे अता किया गया, मैं खुद अपने ऊपर वो बिल्कुल क्लेम कभी नहीं करता कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मगर जब मैं अपनी चेकलिस्ट देखता हूँ कि कितनी चीज़ें मुझे अता की गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे आवाम तक पहुँचानी चाहिए और उनको इन अ गुड वे और इन अ पॉजिटिव वे उनसे इन्फ्लुएंस और उन्हें एंटरटेन करना चाहिए। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरलैन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी सिंगिंग का अंदाज़ बहुत मुनफरिद है, तो आपकी इंस्पायरेशन कौन है? हमारे वालिद मोहतरम जब बचपन में तो खैर हम बोर ही हुआ करते थे, लेकिन तब वो गाड़ी में कवालियाँ सुना करते थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब की। चूंकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और नुसरत साहब भी उस्ताद मोहतरम वहीं से उनका ताल्लुक है, तो वो सुना करते थे। लेकिन बचपन में क्योंकि कम इल्मी थी तो हमें पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन यस कान ट्यून ज़रूर हो रहे थे किसी अच्छी मौसीकी से। सो ये अच्छी बात रही। फिर हमारे कज़न हैं, उन्होंने हमें मुतारिफ़ करवाया सोनू निगम साहब से, और फिर हमें पता चला कि सोनू निगम साहब जो हैं वो फॉलो करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को। सो फिर हम वहाँ तक पहुँचे और फिर वहीं से होते हुए मेहदी हसन साहब, और फिर मेहदी हसन साहब के साथ साथ हमने सजाद अली साहब को सुना। सो उसके बाद जब मैं नापा गया तो वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम सलामत अली खान साहब थे। सो जितने भी लोग जिनको मैं सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, जिनसे मैंने इवन सीखा भी है, उनके यहाँ जो गायकी का अंदाज़ है, एक तो वो बहुत मुनफरिद रहा हमेशा, और फिर वहाँ पर जो चीज़ हावी रही या जो आपको मेरी गायकी में कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत कोशिश नज़र आती है वो है एक्सप्रेशंस। ये बात मैंने रफ़ाकत अली खान साहब से अपने शो पे भी पूछी थी कि अदायगी जो है वो तैयारी से बड़ी होती है, जिससे उन्होंने इत्तेफाक भी किया था कि अदा करना यानी शायरी के साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है,
कि आप किसी भी लफ्ज़ को कैसे अदा कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्सप्रेशन तभी आता है जब आपकी पुख्तगी हो। तो तैयारी से इनकार नहीं है, जाहिर है कि आपकी तैयारी इतनी पुख्ता है तभी आप उसमें एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं। तो जो आपको इनफरादियत नज़र आती है वो यकीनन कहीं ना कहीं वो उस तैयारी के बाद वाले एक्सप्रेशन जो डालते हैं उसमें उससे नज़र आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको अपनी एक्टिंग पर फ़ाइन लगाना पड़े तो सबसे ज़्यादा जुर्माना आप किस सीन पर देंगे? मेरे ख्याल में मैंने आज तक जो बदतरीन अदाकारी की है, देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर बार होती है जब हम देखते हैं अपने काम को, मगर बदतरीन परफॉर्मेंस, अच्छा मैं उसे बदतरीन नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग कसूरवार हैं कि आप लोगों ने उस दौर में उसको इतना सराहा और उसे हिट किया और वो इतना ज़बान ज़द-ए-आम हुआ कि लोगों को मेरा नाम नहीं पता होता था लेकिन ये पता होता था कि ये डीजे है। तो जब मैं डीजे के इनिशियल डेज देखता हूँ तो मैं सोचता ज़रूर हूँ कि यार ये लड़का कैसे, ये कैसे इतना हिट हुआ था वो कैरेक्टर। अच्छा। तो मुझे उसको देखकर कहता है कि अच्छा खुदा जब अता करना शुरू करता है तो वो किसी को भी मट्टी से सोना बना देता है। तो मैं उसको देखकर कभी सोचता हूँ कि यार ये थोड़ा लाउड है, थोड़ा बहुत जो मुज़ाकरात के शुरू के दिनों में आप कह रहे हैं जो करते थे, जो इनिशियल डीजे था ना, नुमान एजाज साहब करते थे आपके साथ। जी जी बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा लगा कि नुमान भाई आपकी सारी एक्सप्रेशन भी खींच के ले जाते थे साथ बैठे हुए, क्योंकि वो ये भी कर सकते हैं। नहीं जितने उनके अंदर मैग्नेट हैं एक्सप्रेशन देने के, तो दूसरे के भी खींच ले। मैंने उनसे बहुत सीखा, उस दौर में बहुत सीखा मैंने, लिटरली बहुत सीखा। मैं सिर्फ उस एक मखसूस किरदार की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होता देखा है मैंने डीजे को, लेकिन जब मैं उसके इनिशियल परफॉर्मेंसेस देखता हूँ तो मुझे लगता है वो बहुत लाउड था, ऑल ओवर द प्लेस था, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। मगर धीरे धीरे मैंने उसको सोबर होते, सेटल होते, काम डाउन होते भी देखा है, जैसे जिंदगी हम सबको कर देती है। बिल्कुल, वैसे ही हमने डीजे को वक्त के साथ किया। वेलकम बैक